हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के संबंध में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को बाबर की सेना ने गोला बारूद एवं तोपों के से युद्ध लड़कर उन्हें पराजित किया था और लोदी वंश का अंत कर दिया था एवं मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। ऐसे ही मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के संबंध में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बाबर का जो चैप्टर है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इसलिए पूरे वीडियो के अंत में मैंने 15 अनिवार्य क्वेश्चन, आवश्यक क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, वो भी मैंने इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में बनाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको पसंद आएगा। तो आइए हम देखें आगे बाबर का इतिहास। सबसे पहले हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का व्यक्तिगत परिचय देख लें। सबसे पहले जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। जन्म स्थान फरगना के अंदीजान शहर जो उज्बेकिस्तान में है, वहाँ पर इनका है। पिता उमर शेख मिर्ज़ा जो फरगना क्षेत्र के शासक थे। माता कुतलुज निगार खानम। पत्नी बाबर की अगर पत्नियों की बात करें तो उन्होंने कुल 11 विवाह किए थे। उनकी पत्नियों के नाम हैं मुबारिका यूसुफ जई, महक बेगम, आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब बेगम, मौसमा सुल्तान बेगम, माहिम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, गुलनार अदतिया बेगम एवं अन्य कुछ बेगमों के नाम यहाँ पर ज्ञात नहीं हो पाए हैं। इनके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा और हिंदाल मिर्ज़ा। बाबर के पश्चात उनका पुत्र हुमायूं ही राजगद्दी पर बैठा था। इनकी 3 पुत्रियां थीं, फरब उन निशा, गुलरंग बेगम एवं गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा भी लिखा था। उस हुमायूं नामा में आधा बाबर के संबंध में था और बाकी का जो था भाग वो हुमायूं के संबंध में जानकारी इसमें दी गई थी। चलिए आगे हम देखें। और वंशज अगर पितृपक्ष की ओर से देखें तो बाबर तैमूर लंग के 5वें वंशज थे और माता कुतलुज निगार की ओर से देखें तो बाबर चंगेज खां के 14वें वंशज थे। इस तरह अगर हम देखें तो बाबर में तुर्कों एवं मंगोलों दोनों का रक्त था और दोनों का रक्त मिलकर ये मुग़ल कहलाए। उत्तराधिकारी की बात करें तो इनके बाद हुमायूं जो थे वो उनके उत्तराधिकारी थे और हुमायूं की माता महाम बेगम थी। अर्थात महाम बेगम के जो पुत्र थे हुमायूं, जो सबसे बड़े थे, उन्होंने राजगद्दी प्राप्त की थी। भाषा की अगर बात करें तो बाबर चगुताई तुर्क थे और इनकी भाषा भी चगुताई भाषा थी, पर वहाँ की जो बोलचाल की भाषा थी जहाँ ये राज करते थे वो फ़ारसी थी, तो उस भाषा में भी ये बहुत प्रवीण थी। बाबर ने चगुताई, जिसको तुर्की की भाषा कहा जाता है, तो तुर्की भाषा में ही अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी की रचना की। बाद में तुजुक बाबरी का अनुवाद कर अब्दुल रहीम खान खाना ने फ़ारसी भाषा में बाबरनामा लिखा। यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दें कि बाबर की जो लिखी गई रचना थी, जो आत्मकथा थी, उसका नाम तुजुक बाबरी था, लेकिन कई लोग उसको बाबरनामा लिख देते हैं। पर तुजुक बाबरी जो रचना थी, जो तुर्की भाषा में थी, उसका अनुवाद फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था और उसका नाम था बाबरनामा। कई लोग तुजुक बाबरी को ही बाबरनामा कह देते हैं। बाबर की दूसरी रचना थी रिशाल उशज, जिसे खत बाबरी भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है ये। बाबर को मुवैयान नामक पद्य शैली का जनक भी माना जाता है।
बाबर जो था वो मुवैयान एक नामक पद्य शैली का जनक भी माना जाता है। इसके पहले ये शैली नहीं थी, लेकिन बाद में इसके बाद इस शैली का जन्म हुआ था और ये इनके जनक बाबर ही थे। आगे हम देखेंगे, लोक कथाओं के अनुसार बाबर शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली था। वह राह में आने वाली नदियों को तैरकर ही पार करता था और उसने गंगा नदी को भी 2 बार तैरकर पार किया, अर्थात वो एक अच्छा तैराक था और शारीरिक रूप से काफ़ी बलिष्ठ था। गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री थी, उसने हुमायूं नामा लिखा, जिसमें आधे में बाबर के संबंध में है एवं आधे में हुमायूं के संबंध में विवरण हमको देखने को मिलता है। बाबरी मस्जिद जो काफ़ी विवादित रही है और भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय भी रही है, उसके संबंध में यह है कि बाबरी मस्जिद बाबर के सेनानायक मीर वाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर तोड़कर बनवाया था। सब लोग ये सोचते हैं कि शायद बाबर ने ही बनवाया था, पर वो मीर वाकी ने बनवाया था, लेकिन आदेश बाबर का था, इसलिए इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। बाबरनामा में बाबर ने इब्राहिम लोदी को एक कमज़ोर शासक तथा राणा सांगा को एक बहादुर शासक बतलाया। अब आगे देखें हम बाबर की उपाधियाँ। बाबर की बहुत सारी उपाधियाँ हैं, इनमें से जो महत्वपूर्ण उपाधियाँ हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, मिर्ज़ा। उनको अपने पिता से ये मिर्ज़ा की उपाधि प्राप्त हुई थी, अर्थात उनके पिता मिर्ज़ा लिखते थे, तो ये भी बाबर को मिर्ज़ा की उपाधि प्राप्त हुई। खाकान, 1526 में बाबर ने स्वयं को खाकान कहा। कलंदर, 1526 ईस्वी में ही पानीपत का युद्ध जीतने पर इसने काबुल में शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के बांटे थे। जब पानीपत का युद्ध जीता था इब्राहिम लोदी से और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो उस खुशी में इन्होंने काबुल में जो सिक्के बांटे थे, शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के बांटे थे, इस पर उसकी इस दरिया दिली पर कि चांदी के सिक्के उन्होंने बंटवाए थे, लोगों ने उन्हें कलंदर की उपाधि से नवाजा। कई बार ये पूछा भी जाता है कि बाबर ने कौन से सिक्के चलवाए थे, तो वो शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के थे और शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के बांटने पर उन्हें कलंदर की उपाधि से भी नवाजा गया था। ये दोनों कई बार परीक्षा में पूछे गए। गाजी की अगर बात करें तो 1527 में राणा सांगा से खानवा का युद्ध जीतने पर इन्हें गाजी की उपाधि दी गई है। अगला है पातशाह, जो वहाँ की भाषा है उसमें पातशाह है, एक्चुअल में वो बादशाह है। 1507 में इसे इसकी उपाधि पातशाह की उपाधि मिली थी। इसके साथ ही हजरत, फिरदौस मकानी, जीवनी लेखों का राजकुमार, मालियों का मुकुट या राजकुमार, उपवनों का राजकुमार आदि उपाधि इसे बाबर को नवाजा गया। आगे हम देखेंगे इसके प्रारंभिक संघर्ष। इसका वो पूरा जीवन है अत्यंत संघर्ष में रहा है। और सबसे पहले अगर बात करें तो 1494 ईस्वी में जब ये 11 वर्ष 4 माह का था, तो इसकी अल्प आयु में इसके पिता उमर शेख की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के कारण इसे फरगना की गद्दी मिली, अर्थात 11 वर्ष 4 माह की आयु में ही इसे फरगना की गद्दी प्राप्त हो गई। लेकिन उसकी कम उम्र का फ़ायदा उठाकर उसके चाचा ने उसे गद्दी से हटा दिया और उसे फिर निर्वासित जीवन जीना पड़ा। लगभग 2 साल के बाद 1496 में समरकंद को जीतने का पुनः प्रयास किया, पर वहाँ पर वो पुनः असफल हो गया। 97 में अपने सहयोगों की मदद से उसने समरकंद जीता, पर सेना के असहयोग के कारण उसे समरकंद से फिर हाथ धोना पड़ा, अर्थात जीतने के बाद फिर वो भी उस समरकंद से उसको हाथ धोना पड़ा। 1501 में उसने पुनः समरकंद जीता, पर 8 माह ही शासन कर पाया और फिर उसे छोड़ना पड़ा। 1504 में फिर काबुल और गजनी का जो क्षेत्र था उसे जीता। 1507 में पातशाह या बादशाह की उपाधि भी उसको मिली। 1511 में पुनः समरकंद जीता, पर 1512 में लगभग 1 वर्ष के में उसे पुनः छोड़ना पड़ा। अतः बाबर समझ गया
कि मध्य एशिया के इन क्षेत्रों में शासन करना कठिन है, क्योंकि समरकंद उसका एक प्रिय क्षेत्र था और वहाँ पर वो शासन करना चाहता था। लेकिन समरकंद वो जितने बार जीता, जितने बार संघर्ष किया, हर बार उसे वापस करना पड़ा। अतः वो समझ गया कि अब यहाँ पर शासन करना अत्यंत कठिन है। अतः उसने भारत की ओर जाने का रुख किया। 1519 को उसने भारतीय सीमा के बाजौर, भेरा और बाद में पेशावर को जीता। ये भारतीय सीमा से लगे हुए जो क्षेत्र थे, यहाँ पर उसने जीता। 1520 ईस्वी में पुनः बाजौर, भेरा एवं पंजाब के सियालकोट में अपना अधिकार कर लिया और शासन स्थापित कर लिया। इसके पहले जब जीता था तो उसे वहाँ पर से पैसा प्राप्त करके वापस आ गया था। लेकिन 20 में पुनः बाजौर, भेरा एवं पंजाब के सियालकोट में अपना अधिकार कर लिया और वहाँ पर एक शासन स्थापित कर लिया। 1524 को लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भागों में उसने कब्जा कर लिया था। 1524 में ही पंजाब के सूबेदार जो दौलत शाह, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और माना जाता है कि राणा सांगा ने भी बाबर को भारत आकर दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे इब्राहिम लोदी, उन पर आक्रमण का आमंत्रण दिया कि आप आएँ, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करें और वहाँ से बहुत सारा धन वगैरह प्राप्त करें। इस आशा से उन्होंने इनको आमंत्रण दिया था। और इस आमंत्रण को अब पानीपत का प्रथम युद्ध के रूप में भारत में आए इस आमंत्रण पर बाबर ने लगभग 15,000 सैनिकों के साथ अनेक तोपें, बंदूक एवं गोला बारूद के साथ भारत की ओर कूच किया। तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा के नाम के 2 तुर्की अधिकारी भी कर रहे थे। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया। यहाँ पर एक थोड़ी सी बात बता देते हैं कि बाबर केवल 15,000 सैनिकों के साथ और गोला बारूद के साथ आया था, लेकिन माना जाता है कि इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना थी, लगभग 1 लाख उसमें सैनिक थे और ये लग रहा था कि इतनी बड़ी सैनिक को 15,000 सैनिक कैसे हरा पाएंगे। लेकिन बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा पद्धति एवं उस्मानी पद्धति से युद्ध लड़ा। कई बार परीक्षा में ये पूछा भी जाता है कि बाबर ने पानीपत का युद्ध कौन सी पद्धति से लड़ा था, तो तुगलमा पद्धति एवं उस्मानी पद्धति से लड़ा था। तुगलमा पद्धति एक अर्धचंद्राकार आकार के से होती है कि सामने वाले को पहले बीच में लाके आसपास से उसे घेर कर मारा जाता है। और इसी तरह उस्मानी पद्धति तोप वगैरह की जो पद्धति थी वो उस्मानी पद्धति। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की विशाल सेना पराजित हो गई और उसकी पराजय का मूल कारण ये था कि जब 1000 हाथी से अधिक हाथी युद्ध के उसमें मैदान पर आए तो इन्होंने तोपें उन पर छोड़ी और तोपों की जो गोले जब और उनकी आवाज़ हाथियों के कानों में पड़ी तो वो एकदम से पलट गए और उन्होंने अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इस तरह से इब्राहिम लोदी की जो पूरी सेना है, जैसे ही उनके जो हाथी वापस उन्हीं पर जान बचाकर भागने लगे तो कई सैनिक उसमें मारे गए और भागते हुए सैनिक पर इब्राहिम लोदी की जो सेना भाग रही थी उस पर बाबर की सेना ने आक्रमण किया और इस तरह से उन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया। तथा इस तरह से जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता तो दिल्ली सल्तनत से लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई। बाबर ने इस युद्ध को जीतकर काबुल में शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के बंटवाए। इस पर उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई। जब ये पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया था तो उसे कलंदर की उपाधि मिली थी और उन्होंने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के बंटवाए थे। आगे देखें, इसके पश्चात दूसरा जो युद्ध हुआ था वो खानवा का युद्ध था। ये युद्ध बहुत विकट था, भारी था और उसका मूल कारण था कि इस युद्ध में राणा सांगा उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। बाबर को ये मालूम था कि यदि उसे भारत में शासन करना है तो राणा सांगा को, जो उस वक्त काफ़ी शक्तिशाली था, उसे पराजित करना होगा। और राणा सांगा ने भी यह सोचकर
बाबर को आमंत्रित किया था। पहले माना जाता है कि राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था, और यह सोचकर आमंत्रित किया था कि बाबर इब्राहिम लोदी जो उनका प्रमुख प्रतिनिधि थे उसको परास्त करेगा और लूटपाट करके वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इब्राहिम लोदी को हराकर लूटपाट कर वापस चला जाने का उद्देश्य था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया, और शासन जब स्थापित कर लिया तो बाबर और राणा सांगा के मध्य एक दुश्मनी हो गई, क्योंकि दोनों राज्य अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। 1526 ईस्वी में खानवा के क्षेत्र में भीषण युद्ध हुआ, और ये कहा जाता है कि जल और थल दोनों जगह ये युद्ध हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए इसे जिहाद नाम दिया, अर्थात जो सैनिक थे उनसे कहा कि ये धर्म के लिए युद्ध है, अर्थात काफिरों को इसमें मारना है, और जिहाद नाम दिया। इस जिहाद नाम से उसके सैनिकों में उत्साह बढ़ गया। राणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा जख्मी हुआ और उसकी पराजय हो गई, और बाबर ने इस युद्ध को जीतने पर उसे गाजी की उपाधि दी गई थी। गाजी का अर्थ काफिरों को मारने वाला माना जाता है, और वो जो थे राणा सांगा को बागी मतलब जो काफिर मानते थे, और काफिर कहकर उन्होंने वहाँ पर उन पर आक्रमण किया था। आगे हम देखेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी मालवा एवं बुंदेलखंड की सीमा का प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। बाबर ने 1528 ईस्वी को चंदेरी पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ मेदिनी राय का शासन था, जो राणा सांगा का सहयोगी था। इस युद्ध में मेदिनी राय की पराजय हुई, और बाबर ने मेदिनी राय की 2 पुत्रियों को पकड़कर एक हुमायूं को और दूसरे कामरान को भेंट कर दिया। इस तरह से चंदेरी का युद्ध भी इन्होंने जीत लिया, और उसके बाद फिर घाघरा का युद्ध लड़ा। चंदेरी जीतने के पश्चात बाबर ने महमूद लोदी एवं अफगान की संयुक्त सेना के साथ 1529 में घाघरा नदी के तट पर युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। अर्थात अगर अपन ये कहें कि 4 युद्ध लड़े उन्होंने भारत में, और चारों में उसको विजय प्राप्त हुई। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक जो यहाँ मैं बताई हूँ, कई जगह कई वीडियो में बताई भी गई है कि इब्राहिम संग पानी पिया, अर्थात इब्राहिम के संग पानीपत का युद्ध लड़ा। सांगा संग खाना खाया, अर्थात सांगा जो था राणा सांगा उनके साथ खानवा का युद्ध लड़ा। मेदिनी संग चाय पी, मेदिनी तो अर्थात मेदिनी राय जो है उनके साथ उन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। तो चंदेरी से चाय और चाय से चंदेरी। एवं महमूद संग घर गया, अर्थात महमूद जो था उसके साथ महमूद लोदी था, और अफगान की जो संयुक्त सेना थी उनके साथ उन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा था। ये 4 युद्ध उन्होंने लड़ा था, और 4 युद्ध के पश्चात 1530 में मर गया, अर्थात 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से ये 4 जो प्रमुख युद्ध थे, जिसमें 4 में उसने विजय प्राप्त की थी, और 1530 में उसकी मृत्यु होने के कारण इसके बाद आगे उसका शासन समाप्त हो गया था। आगे हम देखेंगे कि बाबरनामा में लिखा कि बाबर ने अपने जीवन काल में एक स्थान पर 2 रमज़ान नहीं मना पाया, अर्थात जीवन भर वो लड़ाई लड़ता रहा। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को 47 वर्ष की आयु में आगरा में हो गई थी। अब इसके संबंध में ये भी माना जाता है कि बाबर की जो उसको 2 बार दफनाया गया था। सबसे पहले जब उसकी मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 को, तो आगरा के चौबुर्जी, जिसको आराम बाग भी कहते हैं, वहाँ पर उसे दफनाया गया। लेकिन बाबर ने काबुल में दफन होने की कामना की थी, मतलब बाबर ने कामना की थी कि वो काबुल में दफन होना चाहता। अतः उसके शरीर को 6 माह बाद पुनः निकालकर आगरा से निकालकर काबुल के बाबर गार्डन में दफनाया गया। इस तरह से उनकी 2 बार उसे दफनाया गया। उत्तराधिकारी के रूप में देखें तो बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका जो बड़ा पुत्र था हुमायूं, उसने गद्दी संभाली। अब देखिएगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ पर मैं केवल प्रश्न बताऊँगा, उत्तर आप अपने विवेक से याद करिएगा
और अगर ना हो तो फिर इसके बाद वाले इसमें अगले स्लाइड में उसके उत्तर भी लिखे। नंबर 1, पानीपत का युद्ध किस सन में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? खानबाग युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? चंदेरी का युद्ध किस सन में किस किस के मध्य लड़ा गया था? चांदी का सिक्का किस नाम से जारी हुआ? तुजू के बाबरी के रचनाकार कौन थे? बाबरनामा के रचनाकार कौन थे? यहाँ पर तुजू के बाबरी के रचनाकार कौन थे और बाबरनामा ये दोनों हैं। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बाबर के पिता का क्या नाम था? तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? बाबर की दूसरी रचना कौन सी थी? बाबरनामा के रचयिता का क्या नाम था? गाजी की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद मिली? पानीपत का युद्ध बाबर ने कौन सी पद्धति से लड़ा था? और बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? इस 15 प्रश्न के पहले आप अपने वीडियो देखने के पश्चात अपने मन से याद करने का प्रयास करिए, और अगर ना हो याद तो फिर इसका उत्तर सही जांचने के लिए इसमें उत्तर भी मैंने दे दिया वो आप देख सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा वो इसके बाद के शासक हुमायूं के संबंध में वीडियो होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।